55 mmHg होता है हमारा ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसके बाद आगे ब्लड यहाँ पे ग्लोमेरुलस में जाता है। ग्लोमेरुलस में प्रेशर बहुत ज़्यादा है, 55 mmHg है, तो कुछ भाग यहाँ पे छन जाते हैं। छन के इस बोमन कैप्सूल के अंदर पहुँचेंगे, इस कैप्सूल के स्पेस में पहुँचेंगे। इसको बोला जाता है कैप्सुलर स्पेस। इस स्पेस में पहुँचेंगे, इस जगह पे पहुँचेंगे। लेकिन ब्लड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ब्लड के मॉलिक्यूल्स मतलब कि आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसीएस होते हैं, ये यहाँ पे नहीं पहुँच पाते, इसलिए क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स का आकार बड़ा होता है। लेकिन जितने भी भाग पहुँचेंगे, जितने माइक्रो भाग होते हैं, वो सारे पहुँच जाते हैं। मतलब बहुत सारे जो ब्लड में पाए जाने वाले स्मॉल मॉलिकुलर सब्सटेंट है, वो क्या हो जाता है, फिल्ट्रेट हो जाता है और कहाँ पहुँच जाएगा, इस बोमन कैप्सूल के स्पेस में पहुँच जाएगा। और जो ब्लड के मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं सच एज आरबीसी, सच एज डब्ल्यूबीसी, वो वहाँ पे फिल्ट्रेट नहीं होंगे। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें फिल्ट्रेट हो जाती हैं, यहाँ पे आपको फिल्ट्रेट की बात करें तो यहाँ पे आपको जो चीज़ें मिलेंगी उसमें से ग्लूकोज फिल्टर हो जाता है, अमाइनो एसिड फिल्टर हो जाते हैं, उसके अलावा कुछ सॉल्ट जिसमें से सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सारे फिल्टर हो जाएंगे। साथ ही साथ विटामिन सी फिल्टर हो जाता है इसमें। साथ ही साथ वाटर लार्ज लेवल पे फिल्टर होता है, मतलब 99% वाटर फिल्टर हो जाता है। कौन किस माध्यम से, कहाँ पे, ग्लोमेरुलस में 99% भाग वहाँ पे फिल्टर हो जाएगा। उसके साथ ब्लड में ग्लूकोज जो एक काम की चीज़ है वो भी फिल्टर हो जाएगी, अमाइनो एसिड फिल्टर हो जाएंगे, साल्ट जिसमें सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, ये सारे फिल्टर हो जाएंगे। विटामिन सी यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा और वाटर एक लार्ज मात्रा में फिल्टर हो जाता है। तो ये बहुत अधिक मात्रा में ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलती हैं, इस स्पेस में मिलने लग जाती हैं। ब्लड के मॉलिक्यूल्स मतलब कौन से, यहाँ पे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बहुत फिल्टर नहीं हो पाते हैं, इसलिए क्योंकि इनका आकार बड़ा होता है। तो इस कारण से इस जगह पे अब जो फिल्ट्रेशन हो रही होती है तो यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है ताकि वो फिल्ट्रेशन कम हो सके या बंद हो सके। ये प्रेशर क्रिएट करने का काम ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स करते हैं। इसको कहा जाता है, इस प्रेशर को कहा जाता है BCOP। BCOP इसका फुल फॉर्म होता है ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ब्लड कोलाइडल, ये है कोलाइडल, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर कौन क्रिएट करता है, ये आरबीसी जो वहाँ पे फिल्टर नहीं हुई है, और डब्ल्यूबीसी क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं। और इनका प्रेशर कितना होता है, किसका प्रेशर, BCOP मतलब ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर का प्रेशर कितना होता है, ये प्रेशर होता है 30 mmHg। क्या क्या पढ़ा है आपने अभी, 55 mmHg का प्रेशर ग्लोमेरुलस पे डाला जाएगा। ग्लोमेरुलस फिल्टर करेगी कुछ चीज़ों को, कुछ चीज़ों को फिल्टर करेगी, वो उस स्पेस में आएगा। उसके बाद जो मॉलिक्यूल्स वहाँ पे फिल्टर नहीं हो पा रही हैं उसके कारण एक प्रेशर क्रिएट होगा। उस प्रेशर को आपने BCOP कहा, जिसका फुल फॉर्म होता है ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जो रहती है 30 mmHg, जो आपको मिलेगा 30 mmHg। अब ये हमारा कैप्सूल है, बोमन कैप्सूल है। इस बोमन कैप्सूल पे संतुलन की स्थिति आ गई है। मतलब अब इतना प्रेशर हो चुका है, दोनों की तरफ करीब करीब बराबर की प्रेशर की सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है। एक ऐसा कंडीशन आ जाता है जहाँ पे अब फिल्ट्रेशन कम हो जाता है, बंद हो जाता है। इस जगह को बोला जाता है CHP, मतलब इस प्रेशर को बोला जाता है CHP। CHP का फुल फॉर्म होता है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक का अर्थ होता है संतुलन, प्रेशर। कैप्सूल में जो मॉलिक्यूल्स आते हैं
कैप्सूल में जो मॉलिक्यूल्स फिल्टर होके आ गए हैं, अब वो एक प्रकार का प्रेशर देते हैं, इक्विलिब्रियम की स्टेज आ जाती है जिसमें से अब फिल्ट्रेशन नहीं होता है। तो जिस प्रेशर के कारण अब फिल्ट्रेशन बंद हो गया है वो कहलाएगा कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और ये प्रेशर, कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये होता है हमारा 15 mmHg। कौन सा? जो स्पेस में आएंगे उसको आप बोलेंगे कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो होता है आपका 15 mmHg। तो हमारे पास प्रेशर कौन कौन सा है? एक आपने प्रेशर पढ़ा है, एक आपने जो मेन प्रेशर पढ़ा है वो होता है ग्लोमेरुलस का, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये प्रेशर कितना है? ये प्रेशर था 55 mmHg। इसमें फिर हम माइनस करते हैं BCOP। BCOP क्या है? ब्लड कोलाइडर ऑस्मोटिक प्रेशर। ये कितना आपने पढ़ा है? 30 mmHg। इसमें हम क्या करेंगे? CHP। CHP क्या है? कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये कितना है आपका? 15 mmHg। तो इसके हिसाब से हम क्या निकालते हैं? EHP निकालते हैं। EHP क्या है? EHP है एफरेंट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एफरेंट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एफरेंट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब कि मेन आपका वेस्ट का प्रेशर कितना है। तो एफरेंट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो ये 50 माइनस 30 और ये 15, ये हो जाएगा 45, तो ये होता है 10। तो कितना प्रेशर होता है? 10 mmHg। EHP का पूरा प्रेशर कितना पाया जाएगा? 10 mmHg। तो हमारा तो GRF कितना होता है? GRF मतलब होता है ग्लोमेरुलस। यहाँ पे ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन है, ग्लोमेरुलस रेट फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन जिस रेट में होता है उसको GRF कहा जाता है। तो GRF नॉर्मली 120 ml होता है। 120 ml मतलब कि 1 मिनट में अगर मान लेते हैं 60 ml जा रहा है ब्लड, तो उसमें तो GRF का फिल्ट्रेशन होने का, ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होने की जो रेट होती है वो 120 ml होता है। ये ऑप्शनल है, आप नहीं लिखना चाहेंगे तो भी आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ये ऐड कर लीजिएगा कि EHP एफरेंट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बराबर होता है GHP माइनस BCOP प्लस CHOP। तो GHP इज़ glomerulus hydrostatic pressure which is 55 mmHg minus BCP blood collider osmotic pressure which is 30 mmHg and plus CHP capsular hydrostatic pressure which is 15 mmHg। तो 55 minus 45 which is equal to 10 mmHg। तो आपका EHP कितना आ जाता है? 10 mmHg होता है। तो ये पूरा प्रोसेस कहाँ पे होता है? ये पूरा प्रोसेस होता है हमारे बोमन कैप्सूल के अंदर। इसे कहा जाता है सेलेक्टिव, इसे कहा जाता है आपका ये वाला इस जगह पे होगा तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन आ जाएंगे। तो जो आपको मिलेगा उसको आप बोलेंगे GF, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, या फिर आप कह सकते हैं प्राइमरी यूरिन। तो यहाँ पे आपको फिल्ट्रेशन मिल गया है, जो अब कहाँ जाएंगे? अब नीचे की ओर जाएंगे, इधर नीचे की ओर जाएंगे। तो अब क्या होता है? सेलेक्टिव रीऑब्जॉर्प्शन होता है। रीऑब्जॉर्प्शन होता है मतलब कि पुनः अवशोषण किया जाएगा। तो पुनः अवशोषण अभी आपने पढ़ा था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पूरा तरीके से पैसिव प्रोसेस है, लेकिन आपका पुनः अवशोषण रीऑब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस होता है, सेलेक्टिव रीऑब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस होता है, ये एक्टिव और पैसिव दोनों प्रोसेस है। एक्टिव भी है और पैसिव भी है, ये दोनों प्रकार का प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस के तहत कुछ चीज़ों को जो जा रही है, कहाँ जा रही है? इसमें जो आगे बढ़ रही है उसको अवशोषित किया जाएगा। अवशोषित करके कहाँ छोड़ा जाएगा? ये बाहर छोड़ा जाएगा। बाहर मतलब कहाँ छोड़ा जाएगा? ब्लड में छोड़ा जाएगा। तो कुछ चीज़ों को सक्रिय तौर पे अवशोषित किया जाता है, एक्टिवली उसको पकड़ा जाएगा और पकड़ के कहाँ डाला जाएगा? उसको पकड़ के डाला जाता है ब्लड में।
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के तहत कुछ काम की चीज़ें भी फिल्ट्रेट हो गई हैं, उसको पुनः ब्लड अपने में अवशोषित करता है और ये प्रक्रिया कहलाती है हमारा पुनः अवशोषण। तो इस प्रक्रिया के तहत कुछ चीज़ें एक्टिवली अवशोषित किया जाएगा, ब्लड उसको पुनः एक्टिवली अवशोषित करेगा, और कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने आप अवशोषित हो जाती हैं। तो एक्टिवली जो अवशोषित होता है उसमें होते हैं ग्लूकोज, उसमें होता है अमाइनो एसिड, उसमें होते हैं साल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड, ये सारी चीज़ें एक्टिवली, विटामिन सी, ये सारी चीज़ें और एक्टिवली अवशोषित की जाएंगी। पेसिवली क्या किया जाएगा? पेसिवली जो अवशोषित किया जाएगा वो होगा वाटर के साथ यूरिया, क्योंकि यूरिया को भी पुनः अवशोषित कर लेगा। यूरिया जो जा रही है, यूरिया इज़ अ वेस्ट मटेरियल ना, यूरिया एक वेस्ट मटेरियल है, लेकिन ब्लड इसको वापस से ले लेता है। अब क्यों ले लेता है? इसलिए ले लेता है क्योंकि इसका मॉलिक्यूल बहुत स्मॉल होते हैं, इसलिए ये वापस से पुनः अवशोषित कर लिए जाएंगे, ये पकड़ लिए जाएंगे। तो यहाँ पे ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, वाटर और यूरिया, ये सारे के सारे पुनः ब्लड में छोड़ दिए जाएंगे। तो यूरिया हो गया। तो यूरिया और वाटर, ये आपको यूरिया और वाटर ये जो अवशोषित किए जाते हैं, ये आपका अपने आप होता है पेशिवली। लेकिन एक्टिवली जिसमें आपको एनर्जी लगेगी, जिसको ब्लड अपनी एनर्जी लेके सोखेगा, वो है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, कुछ साल्ट है और विटामिन सी, ये सारे को ग्रहण किया जाएगा। तो इतना प्रोसेस क्या कहलाता है? हमारा सेलेक्टिव रीऑब्जॉर्प्शन। रीऑब्जॉर्प्शन मतलब होता है पुनः अवशोषण। ये पूरा प्रोसेस सक्रिय तौर पे इसको ग्रहण किया जाता है। तो इसमें कुछ प्रोसेस एक्टिव होंगे और कुछ प्रोसेस क्या होते हैं? पेसिव होते हैं। तो अब ये कहाँ तक पहुँचा है? ये समीपस्थ, कहाँ पे इतने प्रक्रिया कहाँ पे होती है? इस पीसीटी में होता है। इस पीसीटी के तहत सक्रिय तौर पे भी और पेशीय तौर पे भी चीज़ों को ग्रहण किया जाता है। अब ये कहाँ पहुँचता है? हेनलेस लूप में पहुँचेगा। ये हेनले का लूप है, इस जगह पे पहुँचेगा। हेनले के लूप में आपको यहाँ पे साल्ट का अवशोषण होता है, यहाँ पे साल्ट को अवशोषित किया जाता है। अब हेनले के लूप में ये वाला पॉइंट कहलाता है, क्योंकि नीचे की ओर ये लूप जा रहा है इसलिए इसको डिसेंडिंग कहा जाएगा, और ये ऊपर की ओर जा रहा है इसलिए इसको असेंडिंग कहा जाता है। तो हेनले के लूप में जब यहाँ पे आएगा तो हेनले का लूप होता है वाटर के लिए परमेबल, वाटर को अवशोषित करने लायक होता है, वाटर के लिए परमेबल होगा, साल्ट के लिए परमेबल नहीं होगा। वाटर के लिए परमेबल होता है लेकिन साल्ट के लिए परमेबल नहीं होता। उसी प्रकार से आपके असेंडिंग जो होंगे उसमें क्या होता है? वो साल्ट के लिए परमेबल होगा लेकिन वाटर के लिए परमेबल नहीं होगा। ये हमारा डिसेंडिंग है, तो यहाँ पे डिसेंडिंग में क्या होगा? वाटर के लिए परमेबल होता है और साल्ट के लिए क्या होता है? वो इम्परमेबल होता है। कहाँ पे? इस डिसेंडिंग में। लेकिन असेंडिंग में जैसे ही पहुँचेगा तो वहाँ पे साल्ट के लिए वो परमेबल होगा, मतलब साल्ट को क्या करेगा? वो छोड़ेगा और वाटर को नहीं छोड़ेगा। जिसके लिए परमेबल है उसके लिए छोड़ेगा। तो यहाँ पे साल्ट के लिए परमेबल होता है, वाटर के लिए परमेबल नहीं होता है। तो इस हेनले के लूप में फिर से क्या किया जाता है? कुछ वाटर और साल्ट को कुछ जगहों पे वाटर को, कुछ जगहों पे साल्ट को अवशोषित किया जाएगा। अब फिर ये पहुंचता है कहाँ पे? डीसीटी पे। ये पहुंचेगा धीरे से डीसीटी पे। डीसीटी से होते हुए ये पहुंचता है हमारे यहाँ पे कॉन्वोलेटेड ट्यूब में पहुंचेगा। तो डीसीटी में पहुंचेंगे, डीसीटी वाले भाग में जब ये पहुंचता है तो उसमें एक्टिव तौर पे सोडियम आयन को अवशोषित किया जाता है। एक्टिव तौर पे सोडियम आयन, जितने भी आयन होते हैं यहाँ पे एक्टिव और पेसिव दोनों प्रोसेस होंगे। एक्टिव तौर पे सोडियम आयन को अवशोषित किया जाएगा और पेसिव तौर पे वाटर को अवशोषित किया जाएगा। पेशिव तौर पे वाटर को और एक्टिव तौर पे सोडियम को। यहाँ पे सोडियम जो एक्टिव तौर पे अवशोषित हो रही है उसको अवशोषण में हार्मोन्स भी अपना रोल प्ले करते हैं। ये हार्मोन्स होते हैं एल्डोस्टेरॉन। उसी तरीके से पेशिव तौर में वाटर अवशोषित हो रहा है, उसको अवशोषित करने में एक हार्मोन्स मदद करता है जो होता है हमारा एडीएच। तो डीसीटी पे हार्मोन्स भी सहायता करते हैं सोडियम को अवशोषित करना। सोडियम जो एक्टिवली रिऑब्स्ड हो रहे हैं वो उसको अवशोषित करने में मदद करेगा एल्डोस्टेरॉन, विच इज़ अ सेक्रेट बाय एड्रिनल ग्लैंड। और दूसरा होता है वाटर पेसिवली
ग्रहण किया जाएगा। अब उसको रेगुलेट करने का काम करता है एडीएच। तो इस तरीके से अब इसको ये सारे ये अब कहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे छोड़ दिए जाते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्स में। जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं जो सोख लिया गया है, कौन सोखा है, वो ब्लड सोखा है, ये बाहर का ब्लड सोख लिया है। जो इसके अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में काम की चीज़ें चली गई थी उसको विभिन्न प्रोसेस के माध्यम से सोख लिया गया है। सोख के कहाँ चला गया, ब्लड में चला गया है। और हमको ये याद रखने की ज़रूरत है यूरिया भी यहाँ पे ब्लड में चला जा चुका है। और जो चीज़ें फिल्ट्रेटेड हैं, जो चीज़ों को ग्रहण किया गया है, जिनको मतलब जिसको हम वेस्ट कहते हैं, जो अभी भी इस ट्यूब्स में है, उनको दिया कहाँ पे जाता है, ये जो रेड कलर के डक्ट दिख रही हैं जिसको पेरीट्यूबुलर डक्ट कहा जाता है, पेरीट्यूबुलर पाइप कहा जाता है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी कहा जाता है, इसमें डाले जाते हैं जो यहाँ पे एफरेन आर्टरी से कनेक्टेड रहती है। इस पेरीट्यूबुलर कैपिलरी को दे दिए जाते हैं। अब इस पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर वेस्टेज है जिसको सोख के रखा गया है। इस पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर ये पूरा प्रोसेस पेरीट्यूबुलर सिक्रेशन का प्रोसेस होता है डीसीटी में और होता है सीटी में। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी जिसमें थर्ड स्टेज काम आता है वो होता है हमारा ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर ही ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है। तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में ट्यूबुलर सिक्रेशन में जो भाग लेता है वो होता है डीसीटी और दूसरे होते हैं सीटी, मतलब कि डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब एंड होता है कलेक्टिंग ट्यूब्स। ये दोनों भाग लेते हैं और ये दोनों पूरा प्रोसेस कैसा होता है, एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस के तहत इस ट्यूबुलर सिक्रेशन में, ट्यूबुलर मतलब होता है पेरीट्यूबुलर, सिक्रेशन मतलब होता है सेक्रेट करना। ब्लड उस ट्यूब में सेक्रेट करेगी, ब्लड में अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको बॉडी से बाहर करना ज़रूरी हो गया है, जिसमें एक यूरिया भी है, उसको भी क्या करती है वो वहाँ पे डालेगी, सेक्रेट करेगी, रिसेगी, वहाँ पे लीक करेगी। तो इसमें क्या होता है, ये एक्टिवली किया जाता है। नहीं चाहेंगे तब भी वहाँ पे अपोजिट ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर के तहत भी नहीं होता, अगर नहीं भी चाह रहे तब भी उसको छोड़ा जाता है। इसके तहत क्या होता है, यूरिया, इसके तहत क्या होता है, यूरिक एसिड, इसके तहत और क्या छोड़ा जाता है, हाइड्रोजन आयन। इसको एक्टिवली ब्लड क्या करती है, पेरीट्यूबुलर ट्यूब में छोड़ती है, डालती है, जिसमें यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, हाइड्रोजन आयन होते हैं। ये अपोजिट रिएक्शन होता है, अपोजिट एक्शन होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर के अपोजिट होता है। वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर चल भी नहीं रही होगी तब भी उसको छोड़ा जाएगा, क्योंकि ये हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए और ब्लड इसको सूंघ ली थी, इसलिए वापस इसको पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में छोड़ दिया जाता है। तो इतने सारे काम कहाँ पे होते हैं, डीसीटी में होते हैं। इतने सारे काम आपको कहाँ मिलेंगे, डीसीटी में। अब डीसीटी इसको कहाँ छोड़ देगी, डीसीटी इसको फिर छोड़ देती है कलेक्टिंग ट्यूब में। डीसीटी ये सारी चीज़ों को अपने भी पास नहीं रखेगी, कलेक्टिंग ट्यूब में छोड़ देगी, इस कलेक्टिंग ट्यूब में डाल देगी। और फिर कलेक्टिंग ट्यूब से इसको किसको दिया जाता है, यूरेटर को दिया जाता है। कलेक्टिंग ट्यूब्स में पेल्विस के माध्यम से यूरेटर को दिया जाएगा और यूरेटर से फिर ये ब्लैडर को दिया जाएगा और ब्लैडर से बॉडी से बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है। तो इस तरीके से यूरिन के फॉर्मेशन होता है, यूरिन को बाहर किया जाता है। तो एक बार फिर से यूरिन के फॉर्मेशन 3 प्रोसेस में कंप्लीट होती है। 55 mmHg के तहत ब्लड ग्लोमेरुलस में डाला जाता है। इस 55 mmHg प्रेशर के तहत ग्लोमेरुलस में डाला जाएगा। प्रेशर बहुत ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे पीसीवली ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा। फिल्ट्रेशन में स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे कैप्सूल के अंदर, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि आरबीसी या डब्ल्यूबीसी ये नहीं जाएंगे। जो जाएगा वो एक प्राइमरी यूरिन है जिसको आप ग्लोमेरुलस फिल्टर्ड कहेंगे, क्योंकि ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन है तो यहाँ पे ये जाएगा। इसके बाद इस प्रेशर के कारण इस मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स इकट्ठा हो रहे हैं तो यहाँ भी एक प्रेशर क्रिएट होता है। यहाँ भी आपको एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसे हम कहते हैं CHP, मतलब कैप्सुलेटर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो होता है 15 mmHg का। साथ ही साथ ब्लड यहाँ के अंदर भी है, ब्लड यहाँ पे अंदर है जिसको हम बोलते हैं ब्लड
कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो वहाँ पे नहीं गए थे उसका भी अपना प्रेशर होता है जितना जो कि होता है 30 mmHg। तो 55 और इन दोनों को जोड़ देंगे 30 और 15 तो ये हो जाए 45। तो 55 और 15 में से अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे जो कुल प्रेशर होता है वो 10 mmHg का होता है, 10 mmHg का होता है। तो ग्लूमेरुलस फिल्टर यहाँ पे निकल गए। ग्लूमेरुलस फिल्ट्रेशन में क्या होता है, ब्लड होता है। ऐसे ब्लड होते हैं जिसमें ब्लड के सेल्स नहीं पाए जाएंगे, मतलब कि प्लाज्मा नहीं पाए जाएगी और कुछ प्रोटीन जो काम के हैं वो भी नहीं पाए जाएंगे। तो अब ये वेस्ट जाते हैं। अब ये वेस्ट कहाँ पे जाते हैं, ये वेस्ट में कुछ काम की चीज़ें, बहुत सारे काम की चीज़ें फिल्टर्ड हो गई हैं। तो ये यहाँ पे जाएंगे प्राइमरी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब में। प्राइमरी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब में एक्टिवली और पेसिवली, मतलब ये पूरे ट्यूब में एक्टिवली और पेसिवली पुनः अवशोषित किया जाएगा। चीज़ों को एक्टिवली अवशोषित किया जाएगा जैसे कि ग्लूकोज को, अमाइनो एसिड को, कुछ साल्ट को। पेसिवली किया जाता है वाटर को और यूरिया को। वाटर और यूरिया को क्या कर लेता है, ये ब्लड सूख लेता है। तो यूरिया अब ब्लड में आ चुका है इसलिए चल देता है। यूरिया एक वेस्ट है फिर भी चला जाता है इसलिए क्योंकि उसका साइज काफ़ी स्मॉल होता है। तो अब यहाँ पे नीचे की ओर जाएगा, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब से नीचे की ओर जाएगा। ये नीचे वाला भाग जो यू शेप का है हेनलेस लूप कहलाता है, ये नीचे की ओर जा रहा है, इसे डिसेंडिंग कहेंगे। डिसेंडिंग जो भाग होता है वाटर के लिए परमेबल होता है, साल्ट के लिए नहीं होगा। उसी प्रकार से वाटर के लिए परमेबल होता है, साल्ट के लिए परमेबल नहीं होगा। और असेंडिंग जो होगा वो साल्ट के लिए परमेबल होता है, वाटर के लिए परमेबल नहीं होगा। अब फिर डीसीटी में जाएगा। डीसीटी में फिर सोडियम आयन का एक्टिवली उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा विथ हेल्प ऑफ एल्डोस्टेरोन। और फिर पेसिवली ऑब्जर्व किया जाता है वाटर को, इसमें एडीएच हेल्प करती है। और फिर इतने सारी चीज़ें फिर कहाँ पे दे दिए जाते हैं, जो वेस्टेज होते हैं वो पेरीट्यूबुलर को दे दिए जाते हैं। ये पेरीट्यूबुलर है, इस पेरीट्यूबुलर को दे दिए जाते हैं। अब ब्लड में बहुत सारी चीज़ों को सोख लिया गया है, दूसरे प्रोसेस के तहत बहुत सारी चीज़ों को सोख लिया गया है। अब इस सोखे हुए चीज़ों में अभी भी यूरिया, यूरिक एसिड जैसे वेस्टेज है। इस वेस्ट को क्या करेगी ब्लड वापस इस पेरीट्यूबुलर में छोड़ती है। इसको किसके नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है इसको जाना जाता है ट्यूबुलर सिक्रेशन के नाम से। इस ब्लड में अभी जो सोखा गया है उसमें कुछ वेस्टेज पदार्थ होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उसको वापस से पेरीट्यूबुलर में छोड़ा जाएगा। ये कहलाता है आपका ये कहलाता है ट्यूबुलर सिक्रेशन जो थर्ड स्टेज है ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन डीसीटी में कंप्लीट होता है। इसके तहत यूरिया, यूरिक एसिड जो ब्लड में थे उसको वापस से कहाँ छोड़ा जाएगा, वहाँ डीसीटी में छोड़ा जाएगा। डीसीटी में छोड़ने के बाद पेरीट्यूबुलर में छोड़ते हैं। पेरीट्यूबुलर क्या करती है, इसको डीसीटी में छोड़ेगी और डीसीटी क्योंकि पेरीट्यूबुलर में जाएंगे, पेरीट्यूबुलर से फिर डीसीटी को दिए जाएंगे और डीसीटी से फिर एक कलेक्टिंग ट्यूब को दिए जाते हैं और वापस से फिर ये यूरेटर में जाती है, वो पाइप में जाती है यूरेटर। ये आपका यूरेटर, और यूरेटर से फिर ये ब्लैडर में दिए जाते हैं। ये हमारा ब्लैडर जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है और फिर यूरेथ्रा से बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ब्लड के माध्यम से ब्लड में फिल्ट्रेशन होता है, यूरिन का निर्माण होता है और यूरिन को बॉडी से बाहर डिस्चार्ज किया जाता है।